नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस के मैटर में एक्विटल के ऑर्डर्स को कन्विक्शन के ऑर्डर में कन्वर्ट किया और एक्यूज पर्सन को एक फ्री पर्सन ना होकर उसको जेल का रास्ता दिखाया। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस प्रिंसिपल को दोहराया कि जो प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेट की जो प्रिजम्पशन है वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में ही एग्जिस्ट करेगी एंड दिस प्रिजम्पशन विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल एंड अनलेस द एक्यूज पर्सन रिबट सक्सेसफुली दिस प्रिजम्पशन। दूसरे शब्दों में, जब तक एक्यूज पर्सन अपने एविडेंस के थ्रू ये एस्टैब्लिश नहीं कर देता कि जो लाइबिलिटी है या कोई डेट था वो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं बिटवीन दी कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज पर्सन, तब तक ये प्रिजम्पशन हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में ही एग्जिस्ट करेगी। सो लेट अस नाउ गो इनटू द डीपर ऑफ दिस केस एंड अंडरस्टैंड वो क्या सर्कमस्टांसिस थे जिसके कारण ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्विटल के ऑर्डर्स दिए एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ इक्विटल थी ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको सेट असाइड किया एंड एक्यूज पर्सन को जेल का रास्ता दिखाया। तो इस केस में शुरुआत लगभग 1 मार्च 2014 को होती है जब अजय सिंह, जो कि एक्यूज पर्सन है, वो कंप्लेनेंट को अप्रोच करता है फॉर द लोन अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 लाख। तो 2014 में ये लोन का अमाउंट जो है कंप्लेनेंट एक्यूज को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन उसके बाद एज पर दी केस डिटेल्स एक्यूज वाज फाउंड मिसिंग। तो 2017 में जब कंप्लेनेंट को एक्यूज के बारे में पता लगता है तो एक्यूज उससे फॉरगिवनेस मांगता है और बोलता है कि भाई मैं आपका जो भी लोन अमाउंट था लगभग 6 लाख का प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ उसको मैं 3 महीने में सबमिट कर दूंगा। और फिर अक्टूबर 2017 में लगभग एक्यूज जो है एक पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अमाउंट 6,95,204 रुपीज़ का चेक जो है एक्यूज पर्सन कंप्लेनेंट को दे देता है ओनली टू डिस्चार्ज दी पार्ट लाइबिलिटी। एंड सब्सिक्वेंटली जब कंप्लेनेंट ने उस चेक को एनकैश करने की कोशिश करी तो वो चेक रिटर्न हो जाता है विद द एंडोर्समेंट द फंड्स इनसफिशिएंट। एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट डिमांड नोटिस इशू किया जाता है कंप्लेनेंट के द्वारा लगभग नवंबर 2017 में एंड उसके बाद जब डिमांड नोटिस का 15 दिन का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी एक्यूज पर्सन पैसे वापस नहीं करता तो देन कंप्लेनेंट जो है ट्रायल कोर्ट में एक चेक बाउंस के मैटर की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देता है। 2019 में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें एक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है। फिर 2021 में कंप्लेनेंट चूँकि हाई कोर्ट चले गए थे तो उस 2021 में भी हाई कोर्ट भी कॉन्करेंट फाइंडिंग के साथ एक्यूज को फिर से एक्विटल का ही ऑर्डर पास करती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस वेरी ब्रीफली द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो इन दिस मैटर द कंप्लेनेंट क्लेम टू हैव लेंट 6 लाख रुपीज़ इनिशियली और उसके बाद भी पैसे दिए थे, ठीक है। एंड देन जब 2017 के अंदर चेक एनकैश करने की कोशिश करी कंप्लेनेंट ने और चेक बाउंस हो गया और चेक की अमाउंट थी 6,95,204 रुपीज़। तो देन उसके बाद एक एनआई कंप्लेंट फाइल हुई एंड एनआई कंप्लेंट में जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड जो सबमिट करा एक्यूज ने उसमें वेरी इंपॉर्टेंटली एक्यूज ने एडमिट किया दैट हाँ उसने लगभग 20 लाख रुपए कंप्लेनेंट से लिए हैं, कुछ पैसा उसने वापस भी दिया है, कुछ इंटरेस्ट भी वापस दिया है, लेकिन दी एक्यूज पर्सन कुड नॉट पे द रेस्ट एज द कंप्लेनेंट डिमांडेड हायर अमाउंट्स। ही एडमिटेड रिसीविंग द लीगल नोटिस बट डिनाइड इशूइंग द चेक। सो बेसिकली 313 CRPC की स्टेटमेंट में एक्यूज पर्सन ने ये तो एडमिट कर लिया कि भाई मेरे और कंप्लेनेंट के बीच में लगभग 20 लाख रुपए तक की लेनदारी है और मैं इसको पैसे देता रहा हूँ, इंटरेस्ट भी देता रहा हूँ, लेकिन कंप्लेनेंट ने अब इंटरेस्ट अमाउंट इतना सब्सटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया तो इसलिए मैंने जो है इसको पैसे नहीं दिए और ये चेक भी मैंने इशू नहीं किया। सो नाउ लेट अस गो
कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने क्या फाइंडिंग्स निकाली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या फाइंडिंग्स निकाली, एंड किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई की एग्जिस्टेंस ऑफ परवर्सिटी इन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सेट असाइड द एक्विटल ऑर्डर ऑफ द accused person. So now let's start with the findings of the honorable trial court. The first issue जो था existence of a legally enforceable debt, ये principle ही honorable supreme court ने इस matter में once again reiterate किया और उसकी importance को भी reiterate किया. लेकिन let's find out honorable trial court ने इस issue को कैसे handle किया. द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने इस इशू को एड्रेस तो किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला, द कंप्लेनेंट फेल्ड टू प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, डिफेंस क्रिएटेड डाउट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगली इन्फोर्सेबल डेट. सो इन दिस केस द प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगली इन्फोर्सेबल डेट in favor of the complainant was not considered, but ऐसा बोल दिया गया कि complainant failed to prove the case beyond reasonable doubt. So let's now go to the second issue, validity of the legal notice. ट्रायल कोर्ट ने ये बोला कि लीगल नोटिस चूँकि साइंड नहीं था कंप्लेनेंट काउंसिल के द्वारा, इट इज़ नॉट वैलिड. थर्ड, डिटेल्स ऑफ द लोन ट्रांजैक्शन. ट्रायल कोर्ट ने बोला कि कंप्लेनेंट ने कोई डिटेल नहीं बताई किस डेट को, किस मंथ को, किस ईयर में कंप्लेनेंट ने एक्यूज को पैसे ट्रांसफ़र करे हैं. कोई डिटेल्स, ऐसी कोई भी डिटेल्स कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट्स में नहीं पाई गई, ना ही कंप्लेंट में ना ही एविडेंस में. कंप्लेनेंट्स बिजनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इस केस में एक्यूज ने ये एलिगेशन लगाया कि कंप्लेनेंट जो है मनी लैंडिंग की एक्टिविटी करता है. तो ट्रायल कोर्ट ने ये बोला कि चूँकि कंप्लेनेंट के पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है मनी लैंडर्स एक्ट के अंतर्गत, तो इसलिए जो कंप्लेंट फाइल्ड करी गई है वो अगेंस्ट दी अनएनफोर्सेबल क्लेम है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द मनी लैंडर्स एक्ट रिलाइंग अपॉन सम बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट. तो इस कारण से जो लीगली एनफोर्सेबल डेट है, ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया कि ये लीगली एनफोर्सेबल डेट ही नहीं है. इवन दो इफ इट इज़ ए डेट एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट, लेकिन ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द मनी लैंडर्स एक्ट. प्रोसीजर फॉर इशूइंग लीगल नोटिस. द ट्रायल कोर्ट फाउंड दैट लीगल नोटिस इशूड प्रीमेच्योरली, कि चेक बाउंस तो 1 नवंबर 2017 को कंप्लेनेंट को पता लगा, लेकिन जो लीगल नोटिस था वो 26/10/2017 को ही इशू हो गया था, प्रायर टू द रिसीट ऑफ द मेमो फ्रॉम द बैंक. अनदर फाइंडिंग, डिस्क्लोजर ऑफ द टोटल लोन अमाउंट इन द कंप्लेनेंट और इन द डिमांड नोटिस. अब ट्रायल कोर्ट ने इस पर भी फाइंडिंग करा क्योंकि कंप्लेनेंट फेल टू डिस्क्लोज द टोटल अमाउंट लोन्ड इन द कंप्लेंट और द डिमांड नोटिस. Next, credibility of the complainant version loan without agreement. So the honorable trial court held that जो complainant का version है वो extremely doubtful है in view of, because complainant is an orthopedic surgeon and he could not have given a loan to the class 4 employee without any formal agreement or acknowledgement. So lot of presumptions were found in the trial court judgment against the complainant, and that's why the complainant went to the high court and challenged the trial court order. So let's understand what were the findings of the honorable high court in this matter. See, the honorable high court also found no merit in the appeal and upheld the trial court acquittals order. So let us understand the various findings of the honorable high court also, but before that we should be very clear about the principles used in the trial of a check bounce matter. पहला प्रिंसिपल ये होगा कि जो presumption of the existence of a legally enforceable debt जो है, that will always in favor of the complainant. Second, the onus in rebutting the presumption जो है, ये जो statutory presumption का जो रिबटल का ओनस है वो एक्यूज्ड के ऊपर है. एंड इफ़ द एक्यूज्ड इज सक्सेसफुल इन रिबटिंग
दी स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन, तब जो ओनस है कि एक वैलिड लीगली एनफोर्सेबल डेट एग्जिस्ट करता है बिटवीन दी कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड पर्सन, देन ये ओनस शिफ्ट हो जाएगा कंप्लेनेंट के ऊपर. फिर कंप्लेनेंट को स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन का प्रोविजन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता. उसको ही हैज़ टू गो थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट, ही हैज़ टू एस्टैब्लिश with the principle of preponderance of probabilities that yes, there existed a valid and enforceable legal debt between the complainant and the accused person, and because of this debt, and to discharge this debt only as a part payment or as a full discharge, the accused has issued the check in question in the check bounce matter. So let us now कम बैक टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट फाइंडिंग्स, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या बोला, दैट द प्रिजम्पशन अंडर द सेक्शन 139 वाज रिबटेड बाय द क्रॉस एग्जामिनिंग द एपिलेंट एंड एक्सप्लेनिंग सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 313. सो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि एक्यूज्ड ने क्रॉस एग्जामिन जब किया ट्रायल में, एंड when accused relied upon its 313 statement के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर द accused has successfully rebutted the statutory presumption जो कि फेवर में थी पहले कंप्लेनेंट के. एंड अब क्योंकि ओनस जो है शिफ्ट हुआ है कंप्लेनेंट के ऊपर, द कंप्लेनेंट रिमेन्ड साइलेंट ऑन स्पेसिफिक अमाउंट्स loaned after 1st of March 2014 and out to have presented accounts, ledgers or statements to prove the debt amount. तो ओवरऑल अगर हम फैक्ट्स को, एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करें तो एक्यूज्ड का जो स्टैंड है वो मोर प्रोबेबल है दैन द कंप्लेनेंट केस, and that is why the Honorable High Court has upheld the trial court's acquittal order. Aggrieved by this order, the complainant went to the Supreme Court. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन फ्रेम करे, लेट्स अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चन फर्स्ट. सो फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सिचुएशन वाज दिस, देयर वाज ए कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एंड दैट फाइंडिंग्स वर ऑफ द एक्विटल ऑर्डर. सो वेरियस जजमेंट्स का अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल क्लियर है कि अनलेस एंड अनटिल द petitioner establish a perversity in the Honorable High Court order or establish that the Honorable High Court order or the trial court order was based on no evidence at all, or the evidence was appreciated only on the fault lines, then only the Honorable Supreme Court will get deeper into the questions of reappreciation of the evidence or looking at for providing relief to the petitioner. In this case, the Honorable Supreme Court found that yes, there existed a perversity and framed two questions. The first question was whether the accused person can be said to have discharged his evidential burden for the courts below to conclude that the presumption of the law supplied by section 139 had been rebutted. If the answer to this question is yes, only then the Honorable Supreme Court will get into the second question, that whether the complainant has, in absence of the artificial force supplied by the presumption under section 139, independently proved beyond reasonable doubt that the check was issued in discharge of a debt or a liability. So for Honorable Supreme Court, only the first issue was whether the rebuttal by the accused was a successful rebuttal or not. Honorable Supreme Court found that signature on the check was not disputed, and hence the presumption under section 139 is now drawn. Unless and until the accused person does not rebut this presumption, the complainant cannot be forced to provide the evidence of existence of a legal debt or any liability. Honorable Supreme Court found that nothing on record suggests accused discharged the onus to rebut the presumption. The courts below has erred in appreciating evidence as if
onus was on the complainant. Accused miserably failed to discharge the evidential burden, and case set up by the accused is riddled with the contradictions and lacks credibility. So basically very much clear that if the accused has admitted the signature on the check, the presumption in favor of the complainant has activated. As a next finding, the existence of legally enforceable debt or liability after presumption, Honorable Supreme Court said that since the accused failed to discharge the evidential burden, the fact that the check was issued in discharge of a debt or liability is taken as proved by the force of this statutory presumption without requiring anything more from the complainant. So if we go by the conclusions in the judgment, the Supreme Court found a fundamental flaw and perversity in the approach of both the trial courts and the High Court in appreciating the evidence, particularly regarding the presumption under the Section 139 of the NI Act. The lower courts erred by shifting the burden of proof back to the complainant even when the accused has failed miserably to discharge its onus on rebutting the presumption. And this was a situation when the signature on the check was admitted, when the accused admitted that yes, there was a transaction of around 20 lakhs between the complainant and the accused person. The accused person failed to discharge its evidential burden, and his defense was full of contradictions and lacked credibility. Therefore, the fact that check was issued in discharge of a debt or liability is deemed proved by the force of presumption. Supreme Court set aside the High Court judgment and allowed the complaint under Section 138 of the Act, and finally the accused person was convicted, sentenced to a fine of twice the check amount, and failing payment, simple imprisonment for 1 year. This case once again highlighted the importance of statutory presumption of existence of legally enforceable debt in favor of the complainant in a check bounce matter. And various judgments of the Honorable Supreme Court has held that once the accused person has admitted the signature on the issued check, the presumption gets activated in favor of the complainant. Then the complainant cannot be forced to provide the various details unless and until the accused has successfully rebutted this presumption. Only then the complainant has to prove the existence of debt or any other liability of the accused person. I hope this video would have helped you to understand one of the basic principles which is used widely in a check bounce matter. And feel free to like this video and share this video with your friends, with your other stakeholders who are going through a check bounce matter. This would definitely help them to understand the consequences of not complying with the guidelines of the Honorable Supreme Court. And do let us know also how differently you would have handled your check bounce matter, or if you have any specific queries, specific questions, you can put up in the comment box. You can email to us, you can send a WhatsApp message to us also. The details are on the screen itself. And do not forget to subscribe to this channel, because we are building a pool of knowledge about the check bounce matters, and you will find the latest playlist in the description box regarding the various check bounce videos which we have created. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.